आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की सेकंड यूनिट धर्म धम्म एंड दंड। फर्स्ट यूनिट में आपने एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट को समझा था, विच एक्टेड एज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट फॉर यू। बट इन दिस यूनिट हम मच मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग धर्म धम्म एंड दंड। ब्रॉडली वील कवर ऑल सब टॉपिक्स ऑफ ऑल द थ्री concepts and also be seeing their correlation to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. काफ़ी important unit है from both understanding as well as exam point of view. पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट कहीं ना कहीं इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड रहेगा, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ PYQs भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो ये बात समझना ज़रूरी होता है कि ये वेस्ट जैसी सोच नहीं है जहाँ पॉलिटिक्स पार या एब्स्ट्रैक्ट स्टेट से शुरू होता है। यहाँ तो पॉलिटिक्स का बेस ही अलग है। यहाँ पॉलिटिकल ऑर्डर को कॉस्मिक और स्पिरिचुअल ऑर्डर से अलग नहीं किया जा सकता। यानी सोसाइटी को या पॉलिटिक्स को एक ब्रॉड रियलिटी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी लार्जर यूनिवर्स में आते हैं धर्म धम्म एंड दंड। ये कोई अलग अलग रिलीजियस टर्म्स नहीं हैं, बल्कि तीनों मिलके एक इंटरडिपेंडेंट ट्राइड बनाते हैं जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, जस्टिस और सामाजिक ऑर्डर का फाउंडेशन ले करते हैं। सोचिए एक ऐसा मॉडल जहां मोरालिटी और एनफोर्समेंट, एथिक्स और लॉ, और अंदर की वर्च्यू और बाहर का ऑर्डर सब एक सिस्टम में जुड़ा हुआ है। यही है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एसेंस। राजनीति तभी तक टिकाऊ मानी जाती है तब जब तक वो नैतिक हो, और नैतिकता तभी तक टिकाऊ है जब उसकी रक्षा हो। यानी मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले देखते हैं धर्म, द कॉस्मिक एंड सोशल ऑर्डर। धर्म शब्द जितना सिंपल लगता है उतना ही लेयर्ड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ एक आइडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये लॉ, मोरालिटी, रिलीजन, वर्च्यू, ड्यूटी और इवन कॉस्मिक प्रिंसिपल्स तक जाता है। संस्कृत रूट वर्ड धरी से निकला है धर्म, जिसका मतलब होता है टू होल्ड या टू सस्टेन। धार्यते इति धर्म आपने सुना ही होगा। तो धर्म का लिटरल सेंस है जो सब कुछ संभाले, सब कुछ सस्टेन करे, चाहे वो फिजिकल यूनिवर्स हो, सामाजिक व्यवस्था हो या इंसान का जीवन और उद्देश्य हो। अलग अलग कंटेक्स्ट में इसको अलग अलग तरीके से समझा गया है। कभी लॉ जैसे सनातन धर्म के फॉर्म में, कभी मोरालिटी के रूप में, कभी रिलीजन या जस्टिस के सेंस में। सबसे खास बात यह है कि धर्म एक साथ ऑन्टोलॉजिकल भी है और नॉर्मेटिव भी। यानी ये बताता है कि दुनिया कैसे चलती है और साथ ही ये भी बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। धर्म की सबसे प्राचीन व्याख्या हमें ऋग्वेद में मिलती है, जहाँ ये कंसेप्ट ऋत से जुड़ा हुआ है। ऋत का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, वो प्रिंसिपल जो प्रकृति के साइकिल्स, मौसम के घूमने, तारे के चलने और इंसान के जीवन में एक मॉरल रिदम को गाइड करता है। एक कॉस्मिक इक्विलिब्रियम। वैदिक हिम्स रित को एक डिवाइन लॉ के रूप में पूछते हैं, जिसमें गॉड्स, ह्यूमंस और नेचर एक ही हार्मनी में बंधे होते हैं। धीरे धीरे धर्म को रित का ह्यूमन फॉर्म माना गया। यानी धर्म वो तरीका था जिससे इंसान अपने जीवन को कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करता था। इसलिए धर्म सिर्फ एथिक्स नहीं बल्कि एक रेगुलेटिव आइडियल बन गया, एक ऐसा जीवन कोड जो न्याय, दायित्व और प्रॉपर कंडक्ट को डिफाइन करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन थॉट में व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी अलग नहीं है। यहाँ कॉस्मोस का स्ट्रक्चर ही मॉरल है और इंसान का काम है उसमें सहज रूप से जीना। इसलिए आदि शंकराचार्य धर्म की एक इंटर रिलेटेड डेफिनेशन देते हैं, जो जगत की स्थिति का कारण है तथा प्राणियों की उन्नति और मोक्ष का साक्षात हेतु है, उसका नाम ही धर्म है। वेदों के बाद धर्म के सबसे रिच और लेयर्ड एक्सप्लेनेशंस हुए श्रुति और स्मृति टेक्स्ट में, जहाँ हमें मिलते हैं महाभारत, रामायण, पुराण और धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सभी टेक्स्ट धर्म को एक साथ यूनिवर्सल और कंटेक्चुअल दोनों दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेंस में धर्म का मतलब है सत्य, न्याय और राइचियसनेस को अपहोल्ड करना। लेकिन कंटेक्चुअली धर्म हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंसान के रोल पर, वर्ण पर और जीवन के किस आश्रम में वो है। इसी आइडिया को कहा जाता है देश काल पात्र परीक्षा। यानी टाइम, प्लेस, पर्सन और सर्कमस्टेंस के हिसाब से धर्म का मूल्यांकन। महाभारत इस कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है, जहाँ धर्म को कहा गया है सूक्ष्म और मुश्किल से समझ आने वाला।
एपिक्स के कैरेक्टर्स बार बार मॉरल डिलेमास में फंसते हैं, जिसे हम धर्म संकट भी कहते हैं, जहाँ राइट और रॉन्ग क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। जैसे भीष्म पितामह का रोल अगर ने देखा होगा, तो वो राजधर्म का पालन करते हैं, बट धर्म पांडवों की तरफ है, तो वो राजधर्म और धर्म संकट की बाइनरी बनती है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ वाइज सेजेस या ऋषिज ही धर्म का सही अर्थ समझ सकते हैं, और इवन किंग्स को भी ब्राह्मण काउंसिल्स पर निर्भर रहना पड़ता था। इंडियन थॉट में जीवन के 4 बेसिक एम्स होते हैं, जिसे कहते हैं पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है मॉरल राइचियसनेस, अर्थ यानी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, काम मतलब डिजायर और एस्थेटिक प्लेजर्स, और मोक्ष का अर्थ है स्पिरिचुअल लिबरेशन। अब अर्थ और काम तो हमें दुनिया के प्लेजर्स और कंफर्ट्स की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर ये बिना किसी बाउंड्री के परस्यू किए जाएं, तो यही चीज़ें सोसाइटी को बिगाड़ भी देती हैं। इसलिए धर्म को इनका रेगुलेटर माना गया है, एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल जो बताता है कि हमें अपने डिज़ायर्स और एम्बिशंस को कैसे परस्यू करना चाहिए, कितना परस्यू करना चाहिए, ताकि वो सामाजिक संतुलन बना रहे। ये एक बड़ी पॉलिटिकल इंसाइट है कि मटेरियल वेल्थ और सेंसुअल प्लेजर्स अगर धर्म के बिना होंगे, तो वो सिर्फ केओस और सफरिंग ही लाएंगे। महात्मा गांधी ने ह्यूमन डिजायर पे और ग्रीड पे तो बोला ही था। बाद के टेक्स्ट ने तो इन चारों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। फर्स्ट वन वाज त्रिवर्ग, जिससे ये क्लियर होता था कि धर्म, अर्थ और काम, और अपवर्ग यानी मोक्ष, जैसे ये दिखता है कि धर्म दोनों रेम्स, दुनियावी और स्पिरिचुअल के बीच का ब्रिज है, त्रिवर्ग और अपवर्ग का। धर्म की सबसे खास बात यह है कि एक रिजिड कोड नहीं है, बल्कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव फ्रेमवर्क है। इसी एडेप्टेबिलिटी को समझने के लिए इंडियन थिंकर्स ने धर्म के अलग अलग टाइप्स डेवलप किए। सबसे पहला था साधारण धर्म। ये यूनिवर्सल ड्यूटीज हैं जो सब पर लागू होती हैं, चाहे कोई भी वर्ण या आश्रम हो, जैसे सत्य बोलना, दया रखना, स्वच्छता, हाइजीन, अहिंसा, धैर्य और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। फिर आता है वर्ण धर्म, यानी वर्ण स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो शिक्षा और पूजा पाठ करें। क्षत्रिय से काम था राज करना और सुरक्षा देना। वैश्यास को अर्थव्यवस्था संभालनी थी, जैसे खेती और व्यापार। और शूद्र से सेवा की उम्मीद थी। तीसरा है आश्रम धर्म, जो इंसान के जीवन के चरण पर बेस्ड होता है, यानी आयु, एज पे। ब्रह्मचर्य दैट इज विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ दैट इज घर गृहस्थी का जीवन, वानप्रस्थ जैसे वन में तपस्या, और सन्यास यानी त्याग और मोक्ष की दिशा। ये सब कैटेगरीज मिलके धर्म को एक पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं, जहां ड्यूटी हर सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राजधर्म का कंसेप्ट एक सेंट्रल जगह रखता है, यानी राजा का धर्म। हमने पिछली बार यूनिट 1 में भी ये डिस्कस किया ही था। मनुस्मृति, महाभारत और अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट में राजा को सिर्फ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं, बल्कि धर्म का गार्जियन माना गया है। उसकी लेजिटिमेसी इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो न्याय और धर्म के प्रति कितना कमिटेड है। राजधर्म के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं: बिना पक्ष लिए न्याय करना, कमजोरों की रक्षा, कानून और ऑर्डर बनाए रखना, दंड के माध्यम से प्रजा की भलाई करना, ध्यान रखना, और मिनिस्टर्स या ऋषियों से सलाह। अगर राजा इन जिम्मेदारियों में फेल हो जाता है, तो सिर्फ पॉलिटिकल रिवोल्ट का खतरा नहीं होता, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर भी उसके विरुद्ध हो जाता है, यानी राजा को फल भोगना पड़ता है। ये मॉडल सिर्फ स्टेट पावर को एक मॉरली बाउंड्री में नहीं मानता, यानी किंग कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ इसके लिए उसके पास पावर नहीं है। उसकी शक्ति तभी तक मान्य है जब तक वो धर्म के साथ जुड़ी हो। बुद्धिस्ट काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ते हुए देखें तो बात आती है धम्म की। अब जहाँ वैदिक हिंदू थॉट में धर्म एक सेंट्रल मॉरल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स था, वहीं बुद्धिज्म ने इस आइडिया को एक नए अंदाज में रीइंटरप्रेट किया था, जिसे कहते हैं धम्म। दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, ध्री यानी टू अपहोल्ड, लेकिन धम्म का फोकस एक्सटर्नल ड्यूटीज से हटकर इनर अवेकनिंग पर ज्यादा आ जाता है। बुद्धिस्ट धम्म रिचुअल्स, कास्ट ड्यूटीज और डिवाइन अथॉरिटी को कम इंपॉर्टेंस देता है, सुपरनैचुरल नहीं है, और ज्यादा फोकस करता है पर्सनल एथिक्स, करुणा, माइंडफुलनेस और अल्टीमेट ट्रुथ पर, जिसका गोल है दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त होना। ये एक कंटिन्यूटी भी है और डिपार्चर भी। धम्म मॉरल कॉस्मिक ऑर्डर की आइडिया को बनाए रखता है, लेकिन उसकी फाउंडेशन अब डिवाइन रेवलेशन नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंशियल इंसाइट और रीजनिंग बन जाती है। डिविनिटी का स्कोप बहुत कम है। इस मॉडल में अथॉरिटी का बेसिस ट्रेडिशन नहीं, बल्कि ये है कि ये नेचुरल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस से मैच करता है, नेचुरलिज्म दिखता है।
धम्म का पाथ रीजनिंग और डिसिप्लिन्ड लिविंग से खुलता है, ना कि ब्लाइंड ओबीडियंस से। बुद्ध 4 आर्य सत्य देते हैं, एज यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर, एज दी 4 नोबल ट्रूथ्स। फर्स्ट ट्रूथ इज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जहाँ सफरिंग का मतलब फिजिकल पेन नहीं, बल्कि एक इनर टेंडेंसी ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, वॉइड, असंतोष या लैक ऑफ फुलफिलमेंट से है। सेकेंड ट्रूथ इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द कॉज इज इग्नोरेंस, डिजायर, अटैचमेंट, क्रेविंग। The third truth is the ray of hope that there is a possible end of suffering. And the fourth one is this noble eightfold path to end suffering, और इसी पाथ को धम्म भी कहा जाता है। हर एक कंसेप्ट इन दिस eightfold path काफी फिलोसॉफिकली डीप है, इवन दो इट लुक्स सिंपल। जैसे यहाँ राइट व्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छी चीजें देखें, बुरी चीजें ना देखें। इट मीन्स टू सी एवरीथिंग एज इम्परमानेंट। दैट इज द राइट व्यू, बिकॉज द नेचर ऑफ एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। धम्म का कॉन्सेप्ट हर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में सेंट्रल है, लेकिन इसका सबसे स्ट्रक्चर्ड और क्लियर आर्टिकुलेशन हमें मिलता है पाली कैनन में, जो कि अर्लीस्ट कंप्लीट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का सेट है। इस कैनन को 3 बास्केट्स या त्रिपिटक में डिवाइड किया गया है। पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के डिस्कोर्सेज हैं, खासकर दिग्ग निकाय द लॉन्ग डिस्कोर्स और मध्यम निकाय द मिडिल लेंथ वंस। यही डायलॉग हमें बुद्ध के एथिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल व्यूज का बेस देते हैं। दूसरा है विनय पिटक, जो मोनास्टिक डिसिप्लिन और संघ के रूल्स को बताता है, यानी धम्म का इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जहाँ पर माइंड और रियलिटी का डिटेल्ड फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है। इन टेक्स्ट, स्पेशली द निकायाज के बेसिस पर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स और मॉडर्न कमेंटेटर्स ने धम्म के 6 प्रिंसिपल मीनिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनका उससे आगे चल के धम्म को समझने के लिए फ्रेमवर्क के रूप में यूज होता है। धम्म का सबसे बेसिक अर्थ होता है बुद्ध के टीचिंग्स, जिसे कहा जाता है देशांत। शुरुआत में ये टीचिंग्स ओरल ट्रेडिशन के जरिए पास हुई और बाद में लिखी गई। ये सिर्फ शाब्दिक उपदेश नहीं थे, बल्कि एथिकल प्रिसेप्ट्स थे, मेडिटेशन टेक्निक्स थी और डीप फिलोसॉफिकल इंसाइट्स का एक प्रैक्टिकल गाइड था, जिसका एम था दुख से मुक्ति। ये किसी डिवाइन हुक्म की तरह नहीं, बल्कि एक सेल्फ एग्जामिनेशन का इन्विटेशन था। दूसरा रूप है धम्म एज शील, यानी गुड कंडक्ट। बुद्धिस्ट थॉट में एथिक्स डिवाइन फियर पर नहीं, बल्कि करुणा और रीजन पर बेस्ड होती है। एट फोल्ड पाथ, जिसमें राइट व्यू, एक्शन, स्पीच, लाइवलीहुड एटसेट्रा सब इंक्लूडेड हैं, वो इसी शील का कोर है। धम्म यहाँ एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है जो इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को भी गाइड करता है। एक धम्मराज वो होता है जो दया, जेनरोसिटी और एथिक्स के साथ साथ शासन करता है। तीसरा फॉर्म है धम्म एज सच, यानी ट्रूथ। ये मॉरल कोड से आगे बढ़कर एग्जिस्टेंस की अल्टीमेट रियलिटी को समझाता है, जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, उसका कॉज है, उसका अंत पॉसिबल है, दैट इज दुख निरोध, और उस अंत तक पहुंचने का पाथ भी है, द एट फोल्ड पाथ। इस रूप में धम्म मतलब ट्रूथ इटसेल्फ, जिसमें इम्परमानेंस, दुख और अनंत यानी नॉन सेल्फ, अनात्मा की समझ हमें लिबरेशन की तरफ ले जाती है। बुद्ध ने धम्म को सिर्फ मॉरल टीचिंग नहीं, बल्कि नेचर का लॉ भी बताया, जिसे कहा जाता है पक्कदी। उनका एक प्रमुख वाक्य था, जो कुछ उत्पन्न होता है वो नश्वर भी होता है। इसमें 2 कंसेप्ट सेंट्रल हैं, दैट इज अनिक यानी इम्परमानेंस, और पतिच्च समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसे प्रतित्व समुत्पाद के तौर पे भी जाना जाता है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है और सब कुछ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यानी धम्म यहाँ सुपर नेचुरल बिलीफ नहीं, बल्कि रियलिटी जैसे है वैसे उसका सच जाना जाता है। प्रतित्व समुत्पाद तो बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स का कोर है, यानी कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, वो सन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एयर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई प्लास्टिक, कोई डिवाइस, फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सब कुछ इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई नॉन एग्जिस्टेंस एज अ होल। इसके बाद आता है धम्म एज न्याय, यानी नेचुरल रोल। ये यहाँ धम्म कोई भगवान द्वारा बनाया गया नियम नहीं है, ये एक इटर्नल प्रिंसिपल है जो खुद जैसा है वैसा ही है, और बुद्ध ने इसे डिस्कवर किया, बनाया नहीं। जैसे ग्रेविटी सब जगह एग्जिस्ट करती है, वैसे ही धम्म भी कर्म के प्रिंसिपल के रूप में हमेशा काम करता है। बुद्ध ने कहा था, जो धम्म को देखता है वो मुझे देख लेता है। और फिर आता है धम्म प्लूरल फॉर्म में। अभिधम्म में ये वर्ड यूज होता है मेंटल और फिजिकल फिनोमेना के लिए, यानी जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, ये रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे एग्रीगेट्स, खंड, एलिमेंट्स।
और सेंस बेसिस। ये टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि धम्म सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक दुनिया को भी समझता है, जहाँ से एथिक्स, सोच और परसेप्शन इंटरैक्ट करते हैं। इंडियन फिलॉसफी में बहुत पहले ये साइकोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स का प्रूफ है। वेस्टर्न स्कॉलर्स जैसे विल्हेम एंड गैगर ने धम्म के कई नुआंस्ड मीनिंग्स को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने दिखाया है कि धम्म एक सिंगल लेयर्ड आइडिया नहीं, बल्कि एक मल्टी डिमेंशनल फिनोमेना है। उनके एनालिसिस के मुताबिक धम्म का मतलब हो सकता है गुण, यानी मॉरल क्वालिटी या वर्च्यू। कभी देशान, यानी बुद्ध के उपदेश या टीचिंग्स। फिर होता है हेतु, यानी कॉज या रीजन, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के कंसेप्ट से जुड़ा है, प्रसिद्ध समुत्पाद से। फिर होता है परियति के रूप में, यानी धर्म का एक डॉक्ट्रिनल नॉलेज है, यानी टेक्सचुअल लर्निंग का फॉर्म। और निसत्त के रूप में, यानी ईगो का एब्सेंस, यानी इनर एम्प्टीनेस, जिसे अनात्मा के कंसेप्ट से जोड़ा जा सकता है। मध्यम निकाय भी धम्म के कई फॉर्म्स में दिखता है, जैसे इंटेंस कंसंट्रेशन, ट्रुथ, वॉइडनेस, मेरिट और इनहेरेंट नेचर और ऑफ रियलिटी। इवन ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट डिक्शनरीज जैसे अभिधान पदीपिका और सिनलीज ग्लोसरीज धम्म को डिफाइन करती हैं एज लॉ, नेचर, निर्वाण और अल्टीमेट ट्रूथ। यानी धम्म एक ऐसा टर्म है जो एग्जिस्टेंस के हर एंगल को टच करता है, एथिकल, एक्सपीरियंशियल, साइकोलॉजिकल और मेटाफिजिकल। धर्म में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था, मल्टी लेयर्ड थिंग। धम्म किसी रिजिड या स्टैटिक डॉक्ट्रीन का नाम नहीं है, ये एक जीवंत पाथ है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें इंसान अपने आप को डीपली ट्रांसफॉर्म करता है। इस पाथ के 3 मेन पिलर्स होते हैं: शील, एथिकल लिविंग; समाधि, मेंटल डिसिप्लिन; और प्रज्ञा, विजडम। ऑर्डर है प्रज्ञा, शील एंड समाधि। इन तीनों का इंटीग्रेशन होता है एट फोल्ड पाथ में। ये पाथ एथिकल लेवल पे फोकस करता है, राइट एक्शन और स्पीच के थ्रू। फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है, राइट एफर्ट और माइंडफुलनेस के थ्रू, जो मन को ट्रेन करता है। और सबसे ऊपर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आती है, राइट व्यू और राइट इंटेंशन के रूप में, सब कुछ को इम्परमानेंट देखना। ये होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, पॉलिटिकल भी है। एक कॉमन मैन हो या एक किंग, धम्म का मतलब होता है जस्टिस, कंपैशन और मॉडरेशन के साथ जीना। एक मंक के लिए इसका अर्थ है रिनंसिएशन और मेडिटेशन। और सबसे खास बात, लिबरेशन यहाँ कोई सुपर नेचुरल इवेंट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल अनफोल्डिंग है, जब इंसान को सच में समझ आ जाता है कि मन और दुनिया के असल नेचर क्या है। धम्म का सबसे प्रमुख पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है एम्पेरर अशोक के शासन में। 3rd सेंचुरी बीसी का वो मौर्यन राजा जो कलिंग की खूनी युद्ध के बाद बुद्धिज्म की तरफ प्रगतिशील हुआ। खैर, इस पे डिबेट भी है। अशोक के एडिक्ट्स, जो पत्थर और स्तंभों पर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लिखवाए गए, एक गवर्नेंस की क्रांति को दर्शाते हैं, जहां ब्रूट फोर्स की जगह मोरल परसुएशन को राजनीति का आधार बनाया गया। इन एडिक्ट्स में धम्म का मतलब होता है कंपैशन, टॉलरेंस और सब जीवों के प्रति दया। लास्ट यूनिट में भी हमने ये देखा ही। अशोक हर धर्म और फिलॉसफी के प्रति इक्वल ट्रीटमेंट का आदेश देते हैं। वो एनिमल वेलफेयर, मेडिकल एड और पब्लिक वर्क्स जैसी स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और सबसे खास वो धम्म महामत्तास को अपॉइंट करते हैं, जो एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अशोक का धम्म किसी सेक्ट तक सीमित नहीं है, ये सेक्टेरियन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ सिटीजनशिप था, जो रिचुअल्स नहीं, एथिक्स पर बेस्ड था। उनका रूल एक अर्ली एग्जाम्पल है, जहां ट्रूथ ने, ना कि कॉन्क्वेस्ट ने, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी। धर्म और धम्म दोनों टर्म्स एथिकली लोडेड हैं, लेकिन इनकी अप्रोचेस अलग हैं। इस कंपैरेटिव टेबल से ये आप क्लियरली समझ सकते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धर्म संस्कृत ट्रेडिशन से आता है, जिसमें रिचुअल्स और सोशल ड्यूटीज सेंट्रल होते हैं। यहाँ एथिक्स कास्ट और स्टेशन बेस्ड होती हैं, जैसे वर्णाश्रम के हिसाब से ड्यूटीज होती हैं। धर्म का अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष, और इसका इंटरप्रिटेशन ब्राह्मण्स और सेजेस के थ्रू होता है, यानी एक्सेस थोड़ा एक्सक्लूसिव होता है। वहीं धम्म पाली ट्रेडिशन का टर्म है, इसमें लिबरेशन का पाथ रैशनल और यूनिवर्सल है। यहाँ एथिक्स किसी कास्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सबके लिए यूनिवर्सल एथिक्स है। धम्म माइंडफुलनेस और विजडम के साथ अलाइन करता है, और इसका गोल है निब्बान या निर्वाण, जिसे कोई भी सेल्फ एफर्ट से अचीव कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन भी ओपन है, नॉट थ्रू प्रीस्टहुड बट थ्रू अवेकनिंग एंड इनसाइट। लेकिन दोनों ट्रेडिशंस एक बात पे एग्री करते हैं कि राज धर्म या धर्मराज का कंसेप्ट है, यानी एथिकल रूलरशिप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और दोनों के लिए लिबरेशन, चाहे मोक्ष हो या निब्बान, हाईएस्ट एम है। बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं। यानी राजधर्म और मोक्ष और निर्वाण का कंसेप्ट एक ही बहुत कॉमन सिमिलैरिटी है।
बढ़ते हैं दंड की तरफ। कोर्जन, सैंक्शन एंड द स्टेट। क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दंड एक ऐसा कंसेप्ट है जो मॉरल ऑर्डर और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच का ब्रिज बनता है, जहां धर्म बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और धम्म उस सही को अंदर से फील करने की एथिकल क्लैरिटी देता है। वहीं दंड इंश्योर करता है कि राइचियसनेस, प्रैक्टिकलिटी प्रोटेक्टेड रहे थ्रू लॉ एनफोर्समेंट, पनिशमेंट और कोerसिव पावर, वरना प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी। दंड का लिटरल मतलब होता है स्टाफ या रॉड, राजा के हाथ में एक प्रतीक जो उसकी अथॉरिटी को पनिश एंड रिस्ट्रेन को दर्शाता है। वो फेमस सेंगोल की तस्वीर या वीडियोस तो आपने देखी ही होगी, विच वॉज गिवन टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट के साथ भी काफी वायरल हुई थी। अगर नहीं देखी तो जस्ट सर्च अबाउट सेंगोल। लेकिन दंड सिर्फ पनिशमेंट का दूसरा नाम नहीं है, ये गवर्नेंस का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जिसके बिना ना डिसिप्लिन पॉसिबल है, ना राज्य की लेजिटिमेसी। इंडियन थॉट ये कहता है कि विदाउट दंड धर्म टिक नहीं सकता, और बिना धर्म दंड सिर्फ अत्याचार बन जाता है। ऋग्वेद से लेके अर्थशास्त्र तक का ट्रेडिशन यही क्लियर साइन देता है कि दंड जरूरी है, लेकिन अकेला नहीं चल सकता, उसे हमेशा धर्म से गाइडेड होना चाहिए। दंड शब्द का रूट है दम, यानी जिसका मतलब होता है टू रेस्ट्रेन, यानी किसी चीज को अनियंत्रित होने से रोकना। इस वजह से दंड सिर्फ पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल नेसेसिटी है। जब डिजायर्स, इंस्टिंक्ट्स और लॉलेसनेस अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो दंड ही वो टूल है जो उन्हें डिसिप्लिन करता है। महाभारत, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र तीनों ये इंसिस्ट करते हैं कि बिना दंड के समाज सिर्फ मत्स्य न्याय में गिर जाएगा, यानी लॉ ऑफ द फिश, जहां बड़ा छोटे को खा जाता है। महाभारत सीधा वार्न करता है, इन द एब्सेंस ऑफ दंड द लॉ ऑफ द फिशेस विल प्रिवेल। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का रियलिज्म दिखाता है कि ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली प्योर नहीं है, और इसलिए एक रेगुलेटिंग फोर्स जरूरी है। दंड वो फोर्स ही है, जरूरी है, ना कि निर्दयी। माइथोलॉजी भी दंड को डिवाइन ओरिजिन देती है। कहते हैं इसे लॉर्ड शिव ने क्रिएट क्रिएट किया, और पहला सेज किंग उसान ने उसे यूज किया। महाभारत में एक दंड नीति नामक टेक्स्ट का जिक्र भी मिलता है, जिसे प्रजापति से जोड़ा गया है। यानी दंड सिर्फ राजनीति का टूल नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, डिवाइन ओरिजिन्स है, जो धरती पर ऑर्डर बनाए रखने के लिए उतारा गया। दंड को कभी भी धर्म से अलग नहीं समझा जा सकता, बल्कि ये तो धर्म को बनाए रखने का यंत्र है, टूल है। क्लासिकल टेक्स्ट बार बार ये पॉइंट आउट करके एम्फसाइज करते हैं, अगर दंड हटा दिया गया तो धर्म बिखर जाएगा, और साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था भी। मनुस्मृति तो बिल्कुल क्लियर है, दंड इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल बींग्स, दंड गवर्न्स ऑल मैनकाइंड, इवन द गॉड्स आर सब्जेक्ट टू दंड। यानी दंड कोई ऑप्शनल या सेकेंडरी फोर्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये भी है कि दंड का यूज रैंडम या वायलेंट पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक एथिकल एनफोर्समेंट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। राजा का रोल भी इसी वजह से रीडिफाइन होता है। वो कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं होता, बल्कि एक दंडधर होता है, यानी बेरर ऑफ द रॉड। अगेन सेंगोल का कॉन्सेप्ट, जिसे धर्म की मर्यादा के अंदर रखकर शासन करना चाहिए। और अगर राजा दंड का मिसयूज करता है, तो ये सिर्फ कानूनी तौर पे गलत नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिन है, जो राजा और राज्य दोनों को पतन की तरफ ले जाता है। कौटिल्य ने एंशियंट इंडिया में दंड का सबसे सिस्टमिक और प्रैग्मेटिक एनालिसिस दिया है। अर्थशास्त्र में दंड सिर्फ पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है। रूलर एक मॉरल गार्जियन ही नहीं, बल्कि एक टैक्टिशियन भी है, जिसे टूल किट में दंड एक एसेंशियल हिस्सा है। उनकी फेमस फोर फोल्ड स्टेट पॉलिसी में सामदान भेद के बाद दंड ही आता है। दंड आखिरी और लेजिटिमेट रिजॉर्ट है। जब बाकी सब मेथड्स फेल हो जाएं, तो दंड का उपयोग करना चाहिए, नॉट टू डोमिनेट बट टू प्रोटेक्ट ऑर्डर, सर्वाइव, वीकन थ्रेट्स एंड सिक्योर द स्टेट। कौटिल्य क्लियरली कहते हैं कि दंड का एक्सेसिव या अनजस्ट यूज लोगों में रिजेंटमेंट पैदा करता है, रिवोल्ट होता है, और मत्स्य न्याय ही आ जाता है। उनका विजन क्लियर है, राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में है, इसलिए दंड का यूज भी तभी जस्टिफाइड है जब वो प्रजा की सुरक्षा और सुख के लिए हो। ये थॉट मैकियावेली जैसे थिंकर्स से अलग है, जहाँ पार का जस्टिफिकेशन रिजल्ट से होता है। कौटिल्य के लिए पार पीपल्स वेलफेयर के अंडर सबऑर्डिनेट है। मनुस्मृति में दंड का दर्शन एक मॉरल थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू होता है। मनु दंड को धर्म का पुत्र कहते हैं, यानी एक ऐसा टूल है जो धर्म को धरती पर स्टैब्लिश करता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि डिवाइन अथॉरिटी का प्रतिनिधि है। मनु तो कहते हैं कि देवता भी दंड के नियम के अधीन है। इससे ये क्लियर होता है कि दंड का अथॉरिटी ट्रांसेंडेंट है। लेकिन मनु साथ ही रूलर्स को वार्न भी करते हैं कि अगर राजा दंड का मिसयूज करे या बिना न्याय के दंड दे,
तो उसका रिजल्ट होगा स्पिरिचुअल डाउनफॉल। राजा नरक में गिरता है और उसका राज्य टूट जाता है। लीगल सिस्टम भी काफ़ी रिफाइंड था। मनु क्लियरली क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप को सेवियर पनिशमेंट के लायक मानते हैं, और सिविल ऑफेंसेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए फाइन और कंपनसेशन का सिस्टम सजेस्ट करते हैं। ये सब बताता है कि दंड कोई इम्पल्सिव या इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनल और न्यायप्रद सिस्टम था, जहाँ जस्टिस का एम होता था बैलेंस और धर्म के साथ शासन। इंडियन लीगल ट्रेडिशन में धर्म एक वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम नहीं था, बल्कि इसमें 4 लेवल्स या ग्रेडेशंस डिफाइन किए गए थे, क्राइम की सिवियरिटी के हिसाब से। वाक दंड, धिक दंड, धन दंड और बाध दंड। यानी पहले वर्बल वार्निंग, उसके बाद सामाजिक शेमिंग समाज के लेवल पे, उसके बाद मॉनेटरी फाइन या कंपनसेशन, एंड फाइनली कैपिटल पनिशमेंट। पहले 2 वाक और धिक मेनली मॉरल करेक्शन के फॉर्म्स हैं, जिसे जुडिशियल या एडवाइजरी डोमेन हैंडल करता था। लेकिन लास्ट 2 धन और बाध दंड डायरेक्टली स्टेट अथॉरिटी या राजा के थ्रू एनफोर्स होते थे। लेकिन कास्ट हायरार्की भी इस सिस्टम में डीपली एम्बेडेड थी। जैसे ब्राह्मण्स को बाध दंड से ऑफन एग्जेम्प्ट किया जाता था, यानी ब्राह्मण्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी। यही बात बाद में अंबेडकर जैसे थिंकर्स ने हेविली क्रिटिक की कि कैसे लॉ का एप्लीकेशन अनइक्वल था। एंशियंट पॉलिटिकल थियरिस्ट जैसे कामंडक और शुक्र भी कहते हैं कि पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ओवर पनिशमेंट टिरनी को जन्म देती है और अंडर पनिशमेंट से अनार्की फैलती है। शुक्र नीति तो ये तक कहता है, फेयर ऑफ दंड मेक्स इवन द क्रूअल माइंड। लिखता है कि दंड का एम रिवेंज नहीं, बल्कि करेक्शन और रिफॉर्म है। बुद्धिज्म भले ही अहिंसा और करुणा का प्रचार करता है, लेकिन ये दंड को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करता। बुद्ध ने खुद एक्सेप्ट किया था कि एक मिनिमम लेवल का कोर्सिव ऑर्डर समाज में ज़रूरी है, बिना उसके सोशल हार्मनी पॉसिबल नहीं है। चक्रवर्ती सुत्त जैसे टेक्स्ट में राजा को ये सलाह दी गई है कि वो गवर्नेंस में मॉरल एग्जाम्पल सेट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ड्यूटी से मुख हो जाएं। जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। अशोक, जो एक आइडियल धर्मराज माने जाते हैं, उसने भी दंड का कंटिन्यूड यूज़ किया, लेकिन उसको एक एथिकल फ्रेमवर्क में बांधा। उसने एनिमल सैक्रिफाइस रिड्यूस किया, कुछ क्रूअल पनिशमेंट्स को बैन किया, और प्रिजनर्स के लिए भी ह्यूमेन ट्रीटमेंट का इंसिस्टेंस दिया। यानी इवन इन अ धम्म बेस्ड पॉलिटी दंड का प्रेजेंस रिमेन करता है, लेकिन ये क्रोध, एंगर या बदले का, रिजेंटमेंट का टूल नहीं है, बल्कि एथिकल रिफॉर्मेशन का इंस्ट्रूमेंट है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राजा को कभी भी एक डिवाइन ऑटोक्रेट नहीं समझा गया है। उनकी असली आइडेंटिटी है एक दंडधर, यानी बेरर ऑफ द रॉड। ये एक सिंबॉलिक इमेज है जो बताता है कि राजा के हाथ में दंड है, लेकिन उसका यूज धर्म के मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। उसका काम है धर्म को कानून के माध्यम से अपहोल्ड करना, पनिशमेंट देना, लेकिन फेयर और प्रोपोर्शनेट तरीके से पनिशमेंट, निर्दोष की रक्षा करना, दुष्ट लोगों को सुधारना, सिर्फ सजा देना नहीं, और सबसे जरूरी, खुद भी धर्म के एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहना। अगर राजा अपनी इस जिम्मेदारी में फेल होता है तो समाज अनार्की और मत्स्य में गिर जाता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से दंड का उपयोग करे तो राज्य खुद एक कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतिनिधि बन जाता है। यही है दंड का डुअल नेचर, गवर्नेंस का सोल भी है और उसका सबसे बड़ा बोझ भी। मिसयूज से अत्याचार होता है, लेकिन प्रॉपर यूज से न्याय और धर्म का स्थापन। धर्म, धम्म और दंड, ये 3 कंसेप्ट्स अलग-अलग आइडियल्स नहीं, बल्कि एक इंटरलिंक्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एथिकल फाउंडेशन को डिफाइन करता है। हर एक का अपना डिस्टिंक्ट रोल है, लेकिन ये तभी मीनिंगफुल होते हैं जब एक साथ मिलकर काम करें। धर्म से शुरू होते हैं। ये नॉर्मेटिव और मेटाफिजिकल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करता है, यानी क्या सही है, क्या जस्ट है, उसकी व्यवस्था धर्म देता है। फिर आता है धम्म, जो इस ऑर्डर को इंटरनलाइज करता है एज लिव्ड ट्रूथ, माइंडफुलनेस, रैशनल एथिक्स और सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में। और तीसरा है दंड, जो इस पूरे फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट करता है थ्रू लेजिटिमेट कोअर्जन, जस्टिस और लॉ एनफोर्समेंट। यही मॉडल एक ऐसा पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का विजन देता है जो सिर्फ पावर पे बेस नहीं होता, बल्कि मोरालिटी पे रूटेड होता है। जहां वेस्ट में मैकियावेली और हॉब्स जैसे थिंकर्स ने पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच लाइन खींच दी थी, वहीं इंडियन थॉट कहता है एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स सिर्फ टिरनी बन जाती है, और एनफोर्समेंट के बिना एथिक्स सिर्फ एक आदर्श, एक आइडियल बनकर रह जाता है। यानी धर्म विदाउट दंड इज हेल्पलेस एंड दंड विदाउट धर्म इज डेंजरस। क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट बार बार एक मैक्सिम रिपीट करते हैं, बिना दंड के धर्म टिक नहीं सकता। चाहे बात मनुस्मृति की हो, अर्थशास्त्र की या महाभारत की, सब ये एग्री करते हैं कि ह्यूमन नेचर फ्लॉड है,
और अगर कोई रेस्ट्रेनिंग फोर्स ना हो तो समाज मत्स्य न्याय में गिर जाता है, यानी जंगल राज या माइट इज राइट जैसी सिचुएशन, यहाँ बड़ा छोटे को खा जाता है। कौटिल्य इस बात को ब्लंटली कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ दंड द स्ट्रॉन्गर डेवर द वीकर, जस्ट एज इन द वाटर द बिग फिश ईट्स द स्मॉल। यानी जितना भी सबलाइम और आइडियलिस्टिक हो धर्म, अगर उसके पीछे पनिशमेंट का सपोर्ट ना हो तो वो सिर्फ एक मॉरल फिक्शन बन जाता है, एक ऐसी अच्छाई जिसे कोई फॉलो करने वाला मजबूर ही नहीं है। तो दंड धर्म का विरोध ही नहीं है, वो धर्म को पॉलिटिकली एनफोर्सेबल बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ दंड खुद भी धर्म के नियंत्रण में होना चाहिए। अगर पनिशमेंट ब्लाइंड या एक्सेसिव हो गई तो वो न्याय नहीं, वो जुल्म है। मनु वार्न करते हैं, अगर राजा बिना समझ के धर्म का परे ज्यादा सहारा लेता है तो वो खुद अपना पतन लाता है और नर्क के योग्य बन जाता है। धम्म यहाँ पे एक बैलेंसिंग टूल की तरह है। धम्म ने बैलेंसिंग का काम किया है। धर्म को बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल होने से या वर्ण बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में गिरने से बचाता है धम्म, और एक एथिकल रैशनल फ्रेमवर्क देता है। इस ट्रायडिक फ्रेमवर्क में धर्म, धम्म और दंड में एक यूनिक सेट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी निकलती है। सवाल यह है कि लोग राजा की बात क्यों माने? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पावर जस्टिफाइबल और एथिकल है। राजा की लेजिटिमेसी तब बनती है जब वो धर्म को अपहोल्ड करता है, यानी सामाजिक और कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखता है। वो दंड को सही तरीके से एनफोर्स करता है, यानी कमजोर की रक्षा करता है और दुष्टों को दंड देता है। वो धम्म का जीवंत एग्जाम्पल होता है, यानी अपने आचरण से मॉरल लीडरशिप दिखाता है। इस मॉडल में पॉलिटिकल एब्लिगेशन ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बल्कि एक एथिकल और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है। राजा लोगों की रक्षा करे और लोग उसके मर्यादा बनाएं, लेकिन तब तक ही जब तक राजा राइचियस है। अगर राजा अधर्म की साइड हो जाता है तो एंशिएंट टेक्स्ट क्लियरली कहते हैं लोग अपनी लॉयल्टी वापस ले सकते हैं। यानी ये एक अर्ली फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी और सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया है, जहां पॉलिटिकल लेजिटिमेसी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे नहीं। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर ट्रिपल आईपीटी सेकंड यूनिट, धर्म, धम्म एंड दंड। We have covered all that you would need for this unit, from the introduction to dharma, its concepts, types of dharma, Raj dharma, then the conception of dhamma, its types, and Ashoka का धम्म। फिर देखा दंड का concept, कौटिल्य and Manu's idea of दंड, the levels of दंड, Buddhist conception of दंड, and the दंडधर। इन सब के साथ हमने देखा कि how all three concepts are interconnected। अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the videos, you could deal with all the questions around धर्म, धम्म and दंड। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इफ बट्स हैं नहीं। इनफैक्ट आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, वेयर यू कुड जस्ट डिवाइड योर टाइम एंड स्पेस इन द एग्जाम अकॉर्डिंगली, जहाँ पे दोनों ही कंसेप्ट के एस्पेक्ट्स को लिखें, स्पेशली द पॉइंट्स ऑफ इंटरलिंकेज जो हमने डिस्कस किया है। एक बेसिक प्रो टिप कॉलेज एग्जाम्स के लिए एंड स्पेशली फॉर दिस यूनिट, कि इवन इफ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ओनली ऑन धम्म, फिर भी आप धर्म या दंड से रिलेटेड कंसेप्ट्स लिख सकते हैं। जैसे हमने स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट दंड की बात की थी, ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हेल्प ले सकते हैं इन योर आंसर, इंटरलिंकिंग एवरीथिंग सेंट्रली टू धम्म। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates, only if you find it helpful. जल्द मिलते हैं with the next unit.